हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 12th क्लास का चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट। देखिए सॉलिड स्टेट क्या होती है। सॉलिड स्टेट को पढ़ने से पहले हमें पदार्थ के बारे में पढ़ना होगा। ठीक है, प्रकृति में जितने भी तरह के पदार्थ प्रेजेंट होते हैं सभी अवयवी कणों द्वारा मिलकर बने होते हैं। देखिए भाई, अवयवी कण, अवयवी कण क्या क्या हो सकते हैं भैया? अवयवी कण कोई भी आयन हो सकता है, परमाणु हो सकते हैं, या क्या हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं। अलग अलग पदार्थों में अलग अलग प्रकार के अवयवी कण पाए जा सकते हैं। वो आयन हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं, या फिर वो अणु हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि पदार्थ अलग अलग अवस्था प्राप्त कैसे कर लेता है। तो पदार्थ के जो अवयवी कण होते हैं ये आपस में कुछ बलों द्वारा जुड़े रहते हैं। अब इन बलों की प्रकृति अगर अलग अलग हो जाती है तो पदार्थ अलग अलग स्टेट में आ जाता है। जैसे देखो भाई, हम पहले बात बता रहे हैं यहाँ पर, हम ये कह रहे हैं कि यदि अवयवी कण को एक गोले के रूप में दिखाएं और हम ये कहें कि अवयवी कणों के बीच में जो लगने वाला बल है जिसको अंतराण्विक बल कह सकते हैं, इस बल का मान बहुत ज्यादा प्रबल है। ठीक है, तो प्रबल होने की वजह से ये एक दूसरे को बहुत ज्यादा आकर्षित करते हैं, इनके बीच की दूरी का मान न्यूनतम रह जाता है। ठीक है, तो ये सॉलिड स्टेट प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार के जो पदार्थ हैं वो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। नंबर 2, हम ये कहें कि अवयवी कणों के बीच में लगने वाला बल ठोसों के कंपेयर में वीक है, दुर्बल है। तो इनके बीच का आकर्षण बल भी दुर्बल रहता है, इनके बीच की दूरी थोड़ी सी बढ़ जाती है और ये पदार्थ अब लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। ठीक है, लिक्विड स्टेट जैसे जल ले सकते हैं, एल्कोहल ले सकते हैं, ईथर ले सकते हैं। ठीक है ना। और नंबर 3 बात करते हैं कि यदि इन अवयवी कणों के बीच का जो फोर्स है बहुत ज्यादा वीक हो जाए, वीक होने से आकर्षण बल घटता जाता है और दूरी बढ़ती जाती है। इसलिए इस प्रकार के पदार्थ जिनमें इस प्रकार का फोर्स पाया जाता है वो गैस स्टेट में पाए जाते हैं। हाँ भाई, ये क्लियर हो चुका है। गैस स्टेट का एग्जांपल कोई भी गैस ले सकते हैं, O2 ले सकते हैं, N2 ले सकते हैं, हाइड्रोजन ले सकते हैं, हीलियम ले सकते हैं। ठीक है, अब ये जो दो हैं, लिक्विड स्टेट और गैस स्टेट, इन दोनों स्टेट की स्टडी हम 11th क्लास में कर चुके हैं। अब हम यहां पर स्टडी करेंगे सॉलिड स्टेट की। ठीक है, तो हम हेडिंग लगा देते हैं अब सॉलिड स्टेट। हाँ भाई, अब हम यहाँ ये बताने वाले हैं कि प्रकृति में जितने भी प्रकार के ठोस पाए जाते हैं क्या सभी एक प्रकार के होते हैं या अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो यदि सॉलिड में अवयवी कणों की व्यवस्था को देखा जाए, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की व्यवस्था को देखें, तो इस व्यवस्था के आधार पर सॉलिड को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। देखो कौन कौन से। फर्स्ट हम कह सकते हैं क्रिस्टलीय ठोस, और सेकंड हम कह सकते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस को हम क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं, और अक्रिस्टलीय ठोस को हम एमोर्फस सॉलिड कहते हैं। अब देखिए क्रिस्टलीय ठोस किसे कहेंगे कि यदि हमें लग रहा है कि किसी भी ठोस में अवयवी कण जो हैं वो एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित है। इमेज करो ये वाला कण, फिर देखो ये दूसरा, ऐसे देखो नीचे, तो आपको दिख रहा होगा कि सभी अवयवी कण एक निश्चित व्यवस्था में हैं। तो इस प्रकार के जितने भी ठोस हैं उन सभी को क्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। एग्जाम्पल ले सकते हैं इसका, जैसे हीरा, हीरे में अवयवी कण कार्बन परमाणु होते हैं जो एक निश्चित दिशा में व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, ग्रेफाइट ले सकते हैं, NaCl ले सकते हैं, KCl ले सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं अक्रिस्टलीय ठोस में।
इसमें अवयवी कणों की व्यवस्था का कोई निश्चित पैटर्न नहीं पाया जाता, अनियमित तरीके से पाए जाते हैं। कोई भी कण कहीं भी पाया जा सकता है, एक दूसरे के निकटतम तो रहेंगे लेकिन कोई भी निश्चित पैटर्न इसमें नहीं पाया जाएगा। तो इस प्रकार के ठोसों को अक्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। एग्जाम्पल इसका ले लीजिए आप, जैसे रबर, प्लास्टिक, कोयला, पॉलीथीन आदि। तो ये तो मेन डिफरेंस हो गया कि हम इनको किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या क्या अंतर पाए जाते हैं, दोनों के क्या क्या डिफरेंस होते हैं। तो हेडिंग लगाइए, क्रिस्टलीय ठोस एवं अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर। डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड। तो हम यहां पर इधर तो ले लेते हैं गुण, यहां ले लेंगे हम क्रिस्टलीय, और यहां ले लेंगे अक्रिस्टलीय। पहले गुण की चर्चा करते हैं, इसकी ज्यामिति की। हाँ भाई, क्रिस्टलीय ठोसों में जो इनकी ज्यामिति होती है वो निश्चित होती है। ज्यामिति से मतलब समझिए, क्रिस्टलीय ठोसों में जो अवयवी कण एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं तो उनकी ज्यामिति जो होती है वो फिक्स हो जाती है। तो वो ज्यामिति इनकी निश्चित होती है, और जब यहाँ पर अवयवी कण निश्चित पैटर्न पर व्यवस्थित नहीं हो पा रहे तो इनकी कोई भी ज्यामिति हमें नहीं मिलेगी। तो ज्यामिति कैसी रहेगी, इनकी अनिश्चित रहेगी। सेकंड नंबर का गुण, गलनांक। देखो, क्रिस्टलीय ठोसों का जो गलनांक होता है ये निश्चित होता है, और अक्रिस्टलीय ठोसों का जो गलनांक होता है ये अनिश्चित होता है। गलनांक समझिए, गलनांक किसे कहते हैं? गलनांक वह ताप होता है जिस पर कोई भी ठोस द्रव अवस्था में कन्वर्ट होता है, वो उसका गलनांक बिंदु कहलाता है। क्रिस्टलीय ठोसों में गलनांक बिंदु निश्चित होता है। क्रिस्टलीय ठोस एक निश्चित ताप पर ठोस से द्रव में पिघलना स्टार्ट कर देते हैं, और जब तक पूरा ठोस द्रव में कन्वर्ट नहीं हो जाता ये तापमान उतना ही रहता है। ठीक है, तो ये तीक्ष्ण होता है, निश्चित होता है। इमेज करो कि बर्फ को हमें कन्वर्ट करना है जल में, तो बर्फ को हम तापमान बढ़ाते जाइए, ठीक है। 0 केल्विन तापमान कैसे बढ़ाना है? माइनस से, ठीक है। -10, फिर आपने क्या किया, -9, -8, धीरे धीरे वो कहां पर आ जाएगा? 0 पर आ जाएगा। 0 पर आते ही जो बर्फ है वो जल में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, और जब तक बर्फ पूरी तरह से जल में कन्वर्ट नहीं होती तब तक तापमान कितना बना रहता है? 0 ही बना रहता है। इसका मतलब गलनांक निश्चित हो गया। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अक्रिस्टलीय में। अक्रिस्टलीय ठोसों में गलनांक अनिश्चित होता है। अनिश्चित से मतलब क्या है कि ये जो पदार्थ होते हैं ये ताप के निश्चित रेंज में पिघलते हैं, ताप के निश्चित परास में पिघलते हैं, कि भाई इस ताप से लेके इस ताप तक। माना कि कोई भी पदार्थ है वो 100 डिग्री सेल्सियस ताप से पिघलना स्टार्ट हो गया, ठीक है, और 120 तक पिघल रहा है। तापमान निश्चित नहीं होगा, ठीक है, वो पिघलता जाएगा 100 से स्टार्ट होगा और 120 तक पिघलता जाएगा। तो ताप के निश्चित परास में पिघलते हैं, इसलिए इसके गलनांक को हम मानते हैं अनिश्चित। अगला बिंदु क्लियर हो गया। थर्ड आ जाते हैं इनके शीतलन वक्र पर। शीतलन वक्र, इनका जो शीतलन वक्र होता है वो असतत होता है, इर्रेगुलर होता है, और इनका जो शीतलन वक्र है वो होता है सतत। असतत से मतलब, इसके लिए हम यहां पर एक ग्राफ बनाते हैं। इधर तो ले लेते हैं समय,
और इधर ले लेते हैं हम कोई भी ताप। ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं अपन। जैसे इसके लिए अपन एग्जांपल लेते हैं, भाप का ले लीजिए। ठीक है, और भाप का तापमान लगभग कितना है, 150 डिग्री सेल्सियस है। देखो ये रहा, इसको मिटा दूं मैं ऐसा तब को। 150 डिग्री सेल्सियस है इस जगह पर तापमान। अब धीरे धीरे भाप को ठंडा कीजिए। भाप को ठंडा करेंगे 150 से 140, 130, 120, 110, और कहाँ पर आ जाएगा भाप। देखो ताप लगातार समय के साथ साथ घटाते जा रहे हैं, और इमेज करो कि इस जगह पर आकर के यहाँ कितना तापमान हो गया, 100 डिग्री सेल्सियस। तो भाप 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देगी, जल में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देगी। और जब तक पूरी भाप जल में कन्वर्ट नहीं हो जाती तब तक इसका जो तापमान है वो कांस्टेंट बना रहता है, चाहे आप कितना भी घटा लीजिए कांस्टेंट ही बना रहेगा। तो देखिए भाई, यहाँ पर जो भाप है वो जल में कन्वर्ट हो रही है। तो देखो समय के साथ साथ ग्राफ तो आगे जा रहा है, लेकिन तापमान में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा, और यहाँ तक आते आते भाप पूरी तरह से जल में कन्वर्ट हो चुकी है। अब आप तापमान को घटाएंगे तो घट जाएगा, घटाते चलिए घटाते चलिए। इमेज करो कि आपने तापमान कहां तक पहुंचा दिया, 0 डिग्री सेल्सियस तक। अब जल 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देता है, बर्फ में, मतलब ठोस में। ठीक है, अब जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस तापमान आएगा, यहां अवस्था परिवर्तित होगी द्रव से कौन सी, ठोस। तो फिर से क्या होगा कि तापमान क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और जब तक जल पूरी तरह से बर्फ में कन्वर्ट नहीं हो जाता तापमान कांस्टेंट ही रहेगा। और जब पूरी तरह से बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा तब जाके कोई तापमान में क्या आ सकती है, कमी आ सकती है। तो हमने ताप और समय के साथ साथ अवस्था परिवर्तन का जो ग्राफ देखा, उसमें देखा हमने कि ये पूरी तरह से अवस्था परिवर्तन सतत रूप से नहीं हो रहा। कैसा हो रहा है, असतत हो रहा है। जहां जहां अवस्था परिवर्तित हो रही है वहां पर असतत ये ग्राफ निकल के आ रहा है। सतत में क्या होगा, अगर कोई भी पदार्थ अक्रिस्टलीय है, उसको हमने कहां से रखा है, गैस से रखा है, और कहां तक लेके चलना है, ठोस तक। तो आप तापमान को क्या करते चलिए, घटाते चलिए। इधर ताप, इधर समय, तो अवस्था में परिवर्तन भी होता रहेगा और तापमान भी क्या होता चला जाएगा, घटता चला जाएगा। तापमान कभी भी कांस्टेंट नहीं आएगा। इसलिए इस प्रकार के वक्र को हम सतत शीतलन वक्र कहते हैं। क्लियर हो गया भाई दोनों में, ठीक है। अगला बिंदु समझिए भाई, शीतलन वक्र हो चुका है हमारा। क्रिस्टलीय ठोसों को वास्तविक ठोस कहा जाता है क्योंकि इनमें अवयवी कणों की व्यवस्था निश्चित होती है। अगला पॉइंट हम लगा देंगे, प्रकृति। क्रिस्टलीय ठोस वास्तविक ठोस कहलाते हैं। आपसे कहा जाए क्यों, तो आप बता सकते हैं कि इनमें अवयवी कणों की व्यवस्था निश्चित पाई जाती है। और अक्रिस्टलीय ठोसों को आभासी ठोस कहा जाता है, या इनको अतिशीतित द्रव भी कह सकते हैं। अतिशीतित द्रव पर आगे क्वेश्चन बनेगा, तब आपको समझाएंगे पूरा अतिशीतित द्रव क्या होता है। ठीक है, प्रकृति के बाद आ जाते हैं विदलन। विदलन समझिए क्या होता है कि यदि हम ठोस पदार्थ को किसी तेज धारदार वाले औजार से काटे, जैसे चाकू से काटे, ठीक है, और अगर काटने पर उसकी सतह सपाट नजर आती है तो समझिए उसमें विदलन का गुण पाया जाता है, और नहीं आती तो विदलन का गुण नहीं पाया जाता। तो जब क्रिस्टलीय ठोसों को तेज औजार या धारदार औजार वाले से काटते हैं तो इसकी जो सतह होती है सपाट पाई जाती है, तो इसमें विदलन का गुण पाया जाता है, पाया जाता है भैया। और अक्रिस्टलीय ठोस की जब हम यहाँ पर इसको काटते हैं तो इसकी जो सतह होती है खुरदुरी होती है, मतलब विदलन का गुण इसमें नहीं पाया जाता है। ठीक है भाई, अब हम आ जाते हैं अवयवी कणों की व्यवस्था पर। अवयवी कणों की व्यवस्था क्रिस्टलीय ठोस में क्या होती है, एक लंबे समय तक चलती है, लंबी दूरी तक चलती है। ठीक है, मतलब दीर्घ परासी बोल सकते हैं। तो अगला पॉइंट है अवयवी कणों की व्यवस्था। यहां पाई जाती है दीर्घ परासी।
और एक्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों की व्यवस्था बहुत ही कम होती है, अगर होती भी है तो ये बहुत दूरी तक नहीं चल पाती, उसके बाद इसमें इरेगुलरिटी आ जाती है। तो ये कैसे होते हैं? अल्प परासी या लघु परासी भी कह सकते हैं। अल्प परासी या लघु परासी भी कह सकते हैं। तो यहां तक के अंतर क्लियर हो चुके हैं। अब हम यहाँ लास्ट अंतर पढ़ते हैं और काफी इंपॉर्टेंट भी है, कई बार वो अलग से भी पूछ लिया जाता है, ठीक है, तो आप उसको ध्यान से पढ़िए। क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं इसका जो गुण है वो ले सकते हैं हम दैसिकता। क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं ये विषम दैसिक होते हैं, और एक्रिस्टलीय ठोस होते हैं ये होते हैं समदैसिक। ये काफी इंपॉर्टेंट है। विषम दैसिक और समदैसिक क्या होते हैं? देखिए, विषम दैसिक की डेफिनेशन आप सुन लीजिए कि अगर क्रिस्टलीय ठोस में भौतिक गुणों जैसे अपवर्तनांक, गलनांक, क्वथनांक आदि का अलग अलग दिशाओं में अध्ययन किया जाता है, तो अध्ययन करने पर यदि भौतिक गुणधर्मों के मान अलग अलग दिशाओं में भिन्न भिन्न प्राप्त होते हैं तो उस गुण को विषम दैसिक गुण कहा जाता है। ठीक है, जैसे देखो एग्जाम्पल से समझिए आप। जैसे हमने यहां पर ले लिया कोई भी एक क्रिस्टलीय ठोस जो कि प्लस और माइनस से मिलकर बना हुआ है, देखो इस तरह से बना सकते हैं हम। प्लस और प्लस कभी भी नजदीक नहीं रखना क्योंकि इनके बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। तो प्लस और माइनस एक दूसरे के नजदीक रख सकते हैं, विपरीत चार्ज होते हैं ये, तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, अब देखिए अब आप यहां देखिए ए बी डायरेक्शन में देखिए, ए बी डायरेक्शन में आपको क्या नजर आ रहा है? ए बी डायरेक्शन में आप अवयवी कणों की व्यवस्था पर नजर डालिए, आपको लगेगा कि आपको नीचे की तरफ माइनस, ऊपर की तरफ प्लस, फिर अगली बार माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस, इस तरह से रेंज है। तो ए बी दिशा में अवयवी कणों की जिस प्रकार की व्यवस्था है, भौतिक गुणधर्मों के मान भी उसी तरह के प्राप्त होंगे। लेकिन हम डायरेक्शन चेंज करते हैं, और डायरेक्शन हमने कौन सी ले ली? ये वाली डायरेक्शन, इसको हम बोलेंगे सी डी डायरेक्शन। तो सी डी डायरेक्शन में देखिए कि क्या अवयवी कण जो हैं उनकी व्यवस्था ए बी डायरेक्शन की जैसी ही है? तो हमें लगेगा यहाँ नहीं है, क्योंकि बिल्कुल एक तरफ सभी ऋणायन है और एक तरफ क्या है, धनायन है। तो अवयवी कणों की व्यवस्था चेंज होने की वजह से यहाँ भौतिक गुणधर्मों के मान भी चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो अलग अलग दिशाओं में भौतिक गुणधर्मों के मान अलग अलग प्राप्त होंगे, तो ये हो जाएगा हमारा विषमदैसिक। ठीक है, अब हम आ जाते हैं समदैसिक। समदैसिक को हम यहाँ पर इस प्रकार से बना सकते हैं। हमारे पास दो प्रकार के कण हैं, देखो कुछ कणों को हम ब्लैक बना रहे हैं और कुछ कणों को हम बना देंगे रेड। तो यदि आप इस पर नजर डालेंगे तो आप देखेंगे कि अवयवी कणों की व्यवस्था का कोई निश्चित पैटर्न नहीं है, तो ये हमारा कहलाएगा एक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, अब इसमें आप किसी भी डायरेक्शन में देख लीजिए, चाहे आप ए बी डायरेक्शन में चल के देखिए, तो ए बी डायरेक्शन में आप चलेंगे तो जो अवयवी कण है उनकी अव्यवस्था देख लीजिए आप। इसके बाद आप सी डी डायरेक्शन में चलिए, तो सी डी डायरेक्शन में भी लगभग आपको अवयवी कणों की अव्यवस्था उतनी ही मिलेगी। तो अव्यवस्था सभी दिशाओं में एक जैसी है, इसलिए इनके भौतिक गुणधर्मों के मान एक जैसे ही प्राप्त होंगे, तो ये कहलाते हैं समदैसिक। भौतिक गुणधर्मों के मान सभी दिशाओं में एक जैसे प्राप्त होने के कारण इनको समदैसिक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि क्रिस्टलीय ठोसों को आगे कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है।